हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं उन पे हम बात कर रहे होंगे। यहाँ पे 15 नंबर के लिए आपके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने करा रखा है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप उन 10 क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। तो लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपके जो ये 15 नंबर हैं ये आपको बिल्कुल मिल जाएंगे उन्हीं 10 क्वेश्चनों में से। तो अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक हम आपके लिए ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन लाते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम तक हर एक पेपर के कराए जाएंगे आपके वन लाइनर। तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये हम सब्जेक्ट का जो कर रहे होंगे वो है फैमिली एंड कम्युनिटी का सब्जेक्ट है, इसके हम करेंगे। पहला ही क्वेश्चन हमारा बनता है परिवार के प्रकार। देखिए, परिवार क्या होता है, नॉर्मली हम लोग शुरू से ये पेपर पढ़ते आ रहे हैं तो परिवार के बारे में हम जानते हैं। तो हमें उसमें परिवार के प्रकार क्या हैं, परिवार क्या होता है, कुछ डिफिनीशंस उसकी, ये सब सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। परिवार के प्रकार में वैसे तो बहुत सारे टाइप के परिवार होते हैं, मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। बट उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हैं ये दोनों बनते हैं, क्योंकि इस पर जो है ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एकल परिवार वो परिवार होता है, थोड़ा सा ही हम आपको यहाँ पर डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज है जहाँ पर हम आपको बस ये चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस टॉपिक को आप पढ़ेंगे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। तो एकल परिवार क्या होता है, जिसमें पति पत्नी के साथ उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, उनको हम एकल परिवार कहते हैं। वहीं पे अगर हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो संयुक्त परिवार जो होता है उसमें पति पत्नी के साथ उनके दादा दादी, उनके जो बच्चे रहते हैं वो, और एक दो मतलब साथ में 2-3 पीढ़ी साथ में रह सकती हैं, उसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है, नीचे आपको आप डिटेल में देख पाएंगे कि जो संयुक्त परिवार होता है वो परिवार का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, एकल परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग रहेंगे, 5 से 6 लोग रहेंगे। ठीक है, अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो, नहीं तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लोग रहते हैं। तो ये जो आपका संयुक्त परिवार होता है इसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा रहती है, मतलब 10 से 12 भी हो सकते हैं, 14-15 भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई डिफाइन नहीं है, बट सदस्यों की संख्या इसमें एकल परिवार की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसमें 3 पीढ़ी तक के सदस्य साथ में रह सकते हैं। ठीक है, उसी को हम संयुक्त परिवार कहेंगे। परिवार की प्रमुख विशेषताएं आपसे वो पूछ सकता है, जहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स इंक्लूड किए हुए हैं। डिटेल में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो का लिंक हम आपको डाल देंगे, पढ़ा रखा है तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो सार्वभौमिकता पाई जाती है परिवार में। उसके बाद भावनात्मक आधार होता है परिवार का। ठीक है, परिवार की विशेषता होती है कि उसमें भावनात्मक आधार होता है। जो परिवार की नींव कह सकते हैं वो होती हैं क्या, भावनाएं, कि सबकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हुए, सबकी मनोभाव को जानते हुए एक परिवार जो होता है वो एक विश्वास के साथ जो है वो टिका रहता है। उसके बाद बात करते हैं परिवार के आकार की, तो एक सीमित आकार होता है परिवार का। ठीक है, और समाजीकरण की संस्था के रूप में परिवार होता है। अगर हम बात करते हैं तो एक बच्चे के समाजीकरण में जो पहली संस्थान होती है, मतलब जो प्राथमिक संस्थान माना जाता है वो परिवार को माना जाता है। तो परिवार एक समाजीकरण की एक संस्था के रूप में भी रहता है। इसमें अलग अलग सदस्यों के अलग अलग दायित्व रहते हैं, जिसका निर्वाह वो सदस्य पूरे जीवन भर करता है। उसके बाद सामाजिक नियंत्रण, जो परिवार होता है उस पर समाज का भी नियंत्रण होता है। अगर पति पत्नी हैं वो अलग होना चाहते हैं तो उनको कुछ रूल्स हैं समाज के जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे उनको तलाक लेकर के ही वो एक दूसरे को छोड़ सकते हैं या अलग हो सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब समाज के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनका नियंत्रण परिवार पे रहता है। ये परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे अगर आपसे लॉन्ग टाइप में पूछता है वो परिवार की विशेषताएं बताइए, तो आप बस इन्हीं सारे डिफिनेशन जो आपको हेडिंग्स दिए गए हैं इनको आपको जो है थोड़ा डिफाइन कर देना है, व्याख्या कर दीजिए बस। उसके बाद संयुक्त परिवार के कोई 5 लाभ बताइए। देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि एक बार 2018-19 के पेपर में जो है ये क्वेश्चन बना हुआ था कि संयुक्त परिवार के लाभ बताइए। तो हो सकता है एकल परिवार के भी आपसे लाभ पूछ ले, हो सकता है कि एकल परिवार की हानियाँ पूछ ले, एकल परिवार संयुक्त परिवार की हानियाँ पूछ ले। ठीक है, तो आपको संयुक्त परिवार, एकल परिवार क्या होता है, क्या विशेषताएँ हैं, सब पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे होंगे तो अधिनायक पेरेंटिंग शैली क्या होती है, इसके बारे में भी हमें जानना है। अधिनायक की अगर हम बात करते हैं, अधिनायक पेरेंटिंग शैली की, तो जब माता पिता बच्चे से अच्छे से मतलब
ये जो अधिनायक पेरेंटिंग शैली होती है, सबसे पहले तो थोड़ा सा पेरेंटिंग शैली समझ लीजिए। डिटेल में पढ़ना है तो आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। पेरेंटिंग शैली का मतलब होता है बच्चे को किस तरीके से माता पिता पालते हैं। तो अधिनायकवादी जो पेरेंटिंग होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि माता पिता खुद को नेता की तरह ट्रीट करते हैं कि वो बच्चे के ऊपर अपने ओपिनियन को थोप देते हैं, आपको करना है, पर बच्चे की ना तो उसमें कोई हेल्प करते हैं। जैसे वो बोल देंगे कि हाँ आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, वो फैसिलिटी देते रहेंगे, लेकिन किस तरीके से बच्चा वहाँ तक पहुँच सकता है, उसको अगर कहीं पे ज़रूरत है मदद की, तो वो सारी चीज़ें वो नहीं करते हैं। बस बच्चे से मतलब कि उम्मीद लगाते हैं कि मेरा बच्चा मैं जो कहूँ बस उसको सुने, उसको ही फॉलो करे। ये होते हैं अधिनायकवादी माता पिता। इस तरह के जो माता पिता होते हैं कुछ इस तरह की बातें करते हैं, मतलब उनको कुछ इस तरह की वो बच्चे से आशा रखते हैं कि बच्चा उनकी बिना किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, वो जैसा बोल रहे हैं वो वैसा ही करे, कोई भी सवाल ना पूछे, और सवाल पूछने पर वो उनको जवाब देंगे कि आपको इससे मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि मैं ये बातें आपको बताऊँ, ठीक है। मतलब बिल्कुल जो है एक नेता की तरह वो ट्रीट करते हैं। आगे बात करते हैं तो अगला है आपका अनुमेय पेरेंटिंग शैली। अनुमेय पेरेंटिंग शैली जो होता है, अनुमेय पेरेंटिंग शैली जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें माता पिता नियम तो बनाते हैं लेकिन बच्चों पर दबाव मतलब नहीं डालते हैं, ठीक है। मतलब माता पिता रूल्स तो बनाएंगे, रूल रेगुलेट करेंगे, लेकिन वो उसको बच्चा माने या बच्चा उसी को फॉलो करे, इसके प्रति जो है वो थोड़े उदार दिखते हैं। माता पिता मानते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, इसीलिए ये अपने बच्चों के लिए जो है ज़्यादा जड़ित नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे माता पिता बच्चे को बताएंगे तो सही कि हाँ आपको ये करना है, बट बच्चा करता है या फिर नहीं करता, वो उसके प्रति ज़्यादा उसको स्ट्रिक्ट तरीके से पेश नहीं आएंगे जिस तरीके से अधिनायकवादी में आते हैं। इसमें वो इतना तरीके से वो पेश नहीं आते हैं, ठीक है। ये माता पिता जो होते हैं, अनुमानित अभिभावक जो होते हैं, ये अनुमति दे देने वाले होते हैं और केवल तभी बच्चों के जीवन में दखल देने वाले होते हैं जब बच्चा बहुत बड़ी किसी समस्या में फंस जाता है। मतलब ये जो माता पिता होंगे वो बच्चे को तभी हेल्प देंगे जब बच्चा हेल्प मांगेगा उनको, तभी, वरना ये बच्चों को अपना ओपिनियन तो देंगे कि हाँ आप इस फील्ड में चले जाइए, आप इस फील्ड में चले जाइए, लेकिन उस पर दबाव नहीं बनाएंगे कि हाँ आपको यही करना है। जैसे वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ आपको डॉक्टर ही बनना है, वो बता देंगे कि हाँ मेरी इच्छा है आप डॉक्टर बनिए, लेकिन अगर बच्चा नहीं चाहता है तो वो उस पर दबाव भी नहीं डालते हैं। ये अनुमेय पेरेंटिंग शैली होती है। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, तो देखिए पुनर्वास के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आप CBR के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। CBR क्या होता है, क्या उसकी फुल फॉर्म है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो CBR के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे समझेंगे पुनर्वास, ये जो वन लाइनर आपके क्वेश्चन बनेंगे आपको उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो पुनर्वास से अगर हम बात करते हैं तो पुनर्वास को उन उपायों और समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। मुझे उन व्यक्तियों की मदद की जाती है जो विकलांगता से पीड़ित हैं या होने की संभावना है। मतलब जो पुनर्वास होता है वो ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो कि विकलांगता से पीड़ित है, जैसे कोई डिसेबल पर्सन है उनको पुनर्वास की सुविधा दी जाती है, और उसके बाद अगर किसी में डिसेबल होने की संभावना भी लगती है तो उनको भी कुछ सुविधाएँ दी जाती हैं, उन्हीं सुविधाओं को हम कहते हैं पुनर्वास, ठीक है। दिव्यांगता के बाद अगर किसी में दिव्यांगता है या दिव्यांगता के लक्षण है तो उनको सुधारने के लिए, उनको ठीक तरीके से वातावरण में वो अपनी क्रियाओं को कर सके, इसके लिए उनके सही तरीके से जीवन यापन के लिए उनको जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो पुनर्वास कहलाती हैं। नॉर्मल भाषा में कहें कि बच्चों को अगर वो डिसेबल हैं उनको जो है अगर मदद किसी भी प्रकार की दी जा रही है ताकि वो समाज के साथ जुड़ सके तो उसको हम पुनर्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुविषयक टीम के बारे में, मतलब बहुविषयक टीम क्या होती है, ठीक है। तो बहुविषयक टीम जो है इसके बारे में भी आपको बता रखा है डिटेल में, उसको आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इससे लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टाइप में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं देता है, वो आपको एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को इंक्लूड किए रहता है, ठीक है। तो आपको सारे जवाब देने रहते हैं, तो छोटे छोटे टर्म को आपको जानना है। बहुविषयक टीम क्या होती है, वीडियो बना हुआ है, आप एक बार सर्च करके उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे ECEC जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है, उसको कहते हैं ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला फुल फॉर्म आपका है IFSP का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान, ठीक
ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान को कहते हैं IFSP, जो कि जो फैमिली होती है, जो बच्चे का परिवार होता है, उसको थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए ये बनाया जाता है। अगला है आपका IP, जो कि हम कहते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान कहते हैं इसको। अगला है आपका गृह प्रशिक्षण की आवश्यकता और लाभ। देखिए, जो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों के जवाब जो है आपको इस पे वीडियो बना रखा है, तो आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर। गृह प्रशिक्षण क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके लाभ क्या हैं, ठीक है। आप टॉपिक सर्च करते रहिए, किसी का भी वीडियो आए, मेरे चैनल का या किसी के भी चैनल का है, जो भी पढ़ाते हैं अपने तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। तो आप बस टॉपिक डालिए, उसको पढ़िए अच्छे से, आपका एग्ज़ाम इन सारे टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। अगला बात करते हैं अभिभावक सशक्तिकरण की आवश्यकता और महत्व तो क्या होती है, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, बार बार बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकलांग व्यक्तियों के प्रति समुदाय का क्या दृष्टिकोण होता है, मतलब किस नज़रिए से विकलांगता को समुदाय देखता है, वो हमें लिखना है। उसके बाद लगाव सिद्धांत के संस्थापक कौन है, ठीक है। ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है जवाब के साथ कि जॉन बॉल्बी जो थे, उनको हम लगाव सिद्धांत के संस्थापक के रूप में जानते हैं, ठीक है। आप जब पेपर पढ़ेंगे पूरा, तो उसमें एक जगह ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, लगाव सिद्धांत, तो आपको ये पढ़ लेना है थोड़ा सा, और इसमें सिर्फ आपको संस्थापक याद रख लेने हैं, बाकी ये पूछा उतना नहीं जाएगा, बट इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए मैंने आपको करवा दिया। कोई भी रहेगा तो उसको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आपके एग्जाम के लिए, वो आपके लिए करवाता है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा। अगला है परामर्श और निर्देशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन तो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परामर्श और निर्देशन में अंतर, ठीक है। सुनने में दोनों वर्ड सेम रखते हैं, काउंसिल एंड गाइडेंस, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। आप एक बार अंतर ज़रूर देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन पे, जो सत्य असत्य पे आधारित आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पेपर का जो नया पैटर्न है उसको ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा एक बार। तो इसमें कहा गया है कि एक परिवार को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि परिवार को सिर्फ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में वर्गीकृत करना उचित नहीं है, क्योंकि एकल परिवार भी होता है जिसमें हो सकता है कि सिर्फ माता हो और उनका कोई एक बच्चा हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत टाइप के परिवार होते हैं। परिवार को किसी एक निश्चित टर्म में डिफाइन करना ये अपने आप में जो है उचित नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे CBR का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। CBR का फुल फॉर्म आपसे दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन बोर्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन। तो हम कहेंगे कि ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो CBR होता है ना, CBR का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। समुदाय आधारित पुनर्वास कहते हैं हम इसको, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन कहते हैं इसको। आप जो है एक बार फुल फॉर्म का वीडियो देख लीजिएगा, उसके भी वीडियो बना दिए गए हैं। देखिए, जो भी हैं लगभग टॉपिक मैंने करा दिया है, ठीक है। एक बार तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन कहते हैं इसको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगला है आपका परिवार एक मूलभूत सामाजिक घटक है। तो हम कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है कि परिवार जो होता है वो समाज का एक आधारभूत जो होता है वो घटक होता है। नेक्स्ट बात कर रहे होंगे अगले क्वेश्चन पे, तो RPWD 2016 के अनुसार सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों को 2% आरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2% नहीं, वो 4% देता है। PWD के अकॉर्डिंग 3% और RPWD 2016 के अकॉर्डिंग 4%। नेक्स्ट बात करते हैं कि परिवार समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। तो हमने आपको ऊपर ही बताया कि जो परिवार होता है वो समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आधिकारिक पेरेंटिंग शैली सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आधिकारिक पेरेंटिंग में क्या होता है, वो अपना अधिकार जमाते हैं कि मैं आपके माता पिता हैं, आप भगवान हैं, हम आपको जो कहेंगे आपको करना है, ठीक है। ये पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी नहीं होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं तो अगला है निदान में समस्या के कारण का पता लगाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो निदान होता है उसमें हम समस्या के कारणों का पता लगाते हैं, और वहीं पे अगर हम उपचार की बात करते हैं तो हम बच्चे को जो है वो रेमेडियल देते हैं। मतलब उपचार की अगर हम बात करते हैं तो हम बच्चे को क्या देते हैं कि उसके जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उसको हम फुलफ़िल कराते हैं। तो ये आपका उपचार में आता है। लेकिन अगर निदान की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ समस्या के कारण का पता लगाते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ है। वो प्रक्रिया आपकी निदान कहलाएगी। जब हम उसका इलाज करना स्टार्ट कर देंगे वो आपका उपचार कहलाएगा। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप के भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं, बट वो आपको अगली वीडियो में कराए जाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग भी बोर ना हो, इसका भी ध्यान रखते हुए ये सीरीज आपकी चलाई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए अधिक वीडियो ला सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।